Chalo, very good morning, students. Our today's topic is about rectangular components, resolution of vectors and direction cosines. Yes, we are waiting for a few more students to join. I hope till then everybody is able to see the screen. चलो, we will start, students. Suppose यहाँ पे आप पहले समझ लीजिएगा. I have drawn three axes, x-axis, y-axis and z axis. इन तीन डायरेक्शंस का if I have to show unit vector तो हम क्या नाम देते थे स्टूडेंट्स? रिस्पेक्टिवली x, y, z एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स के क्या नाम देते थे? क्या नाम देते थे बताइए? I, J, K. Perfect. I cap, J cap and K cap. ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करते थे. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब किसी भी दोनों के बीच में का एंगल वाज 90 डिग्री. दे वर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आई कैप, जे कैप, के कैप, ये उस तीन डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स थे. ओके, ये वो तीन डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स थे. अच्छा, अब मान लो ओरिजिन से लेके एक कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है कहीं तो भी, उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ पॉइंट एंड यू आर ज्वाइनिंग OP. ओके, यू आर ज्वाइनिंग दिस वेक्टर OP बार. ओके, लेट्स कॉल, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अभी लिखना नहीं है. लेट्स कॉल OP बार इन शॉर्ट एज P बार. ठीक है, एज P बार करके कॉल करेंगे. लेट्स कॉल OP बार इन शॉर्ट एज P बार करके मैं इस वेक्टर को नाम दे रहा हूं. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, जो हम पिछले हफ्ते में किया करते थे? P बार को मैं कुछ तो भी PX I कैप करके बोलूंगा, प्लस PY J कैप करके बोलूंगा, प्लस PZ K कैप करके बोलूंगा. ठीक है, PX I कैप, PY J कैप और PZ K कैप. इस तरीके से मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस पे अगर मैं कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो वो जो लेंथ आएगी स्टूडेंट्स, दैट लेंथ विल बी PX.
वो लेंथ रहेगी पी एक्स। अगर मैं कभी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो जो वो वाई एक्सिस पे लेंथ आती होगी स्टूडेंट्स, दैट लेंथ ऑन वाई एक्सिस इट विल बी पी वाई, इट विल बी पी वाई। और अगर मैं z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ स्टूडेंट्स, तो दैट लेंथ अलोंग z एक्सिस विल बी पी जेड। ठीक है, इसीलिए ये पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। ये डायग्राम समझना थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक सिंगल डायग्राम में हो रही है, और डायग्राम तो 3D डायग्राम है, और हम एक कागज पे निकाल, एक पेपर पे निकालेंगे, ब्लैक बोर्ड या आपके एक पेज पे, पेपर पे निकालेंगे, विच इज 2D। तो ये 3D चीज समझना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन बाजू में इक्वेशन लिखा हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि पी बार को पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप लिखा है। अच्छा, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है ना स्टूडेंट्स, इन्हीं को रिस्पेक्टिवली हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और z कंपोनेंट। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। कंपोनेंट को मैं शॉर्ट में COMP लिख रहा हूं, कंपोनेंट। सो और इन तीनों को मिला के कहेंगे थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। नाम याद रखिएगा, थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। स्पेस में है मतलब 3D में है ना, एक प्लेन में नहीं है, 3D में है, इसलिए थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। रेक्टेंग थ्री का मतलब समझ आ रहा है क्योंकि तीन कम है। कंपोनेंट का मतलब समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, आई वी हैव टॉक्ड अबाउट द वर्ड कंपोनेंट इन द क्लासरूम। कंपोनेंट मतलब आप केमिस्ट्री में वगैरह भी, साइंस में देखते, कंपोनेंट मतलब उसका हिस्सा है ना, उसका पार्ट, उसी का टुकड़ा समझ सकते हैं। तो पी बार जो है ये तीन लोगों से मिलके बन रहा है, तीन वेक्टर से मिलके बन रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग का वेक्टर दैट इज आई कैप वाला, दूसरा जे कैप वाला और तीसरा के कैप वाला। ऐसे तीन वेक्टरों को ऐड करके पी बार बन सकता है। तो पी बार के वो तीनों टुकड़े होंगे, मतलब पी बार के वो तीनों कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, स्पेस मतलब भी समझते हैं आपको, तो रियल स्पेस है, पूरी 3 डायमेंशंस में है। रेक्टेंगुलर वर्ड का मतलब समझते हो क्या? यहाँ पे रेक्टेंगुलर वर्ड मींस कि परपेंडिकुलर है सब चीजें। ओके एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए तीनों कंपोनेंट्स भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर। सो द वर्ड रेक्टेंगुलर स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलरिटी। द वर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पे है परपेंडिकुलरिटी स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक चीज ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने परपेंडिकुलर्स डाले हुए हैं, परपेंडिकुलर्स डाले हुए उनको कुछ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ मैं नाम दे देता हूँ डायग्राम में आपको समझने के लिए। देखो एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला है उसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, जो वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको मैं बी नाम दे रहा हूँ, और जो जेड एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको मैं सी नाम दे रहा हूँ। तो आई विल ऑल्सो राइट डाउन पहले, आप बाद में लिखोगे। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट का प्लूरल फीट होता है, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर, feet of perpendicular from point P, from point P on x y z axis respectively, x y z axis respectively। समझ में आ रहा है सबको? ये वर्डिंग समझ में आ रहा है क्या बताइए? फीट ऑफ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का प्लूरल फीट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, मतलब ए पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, बी पॉइंट है वाई एक्सिस पे, और सी पॉइंट है जेड एक्सिस पे। ये ऐसे तीन पॉइंट्स है। तो क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ओ ए लेंथ जो है, लेंथ ओ ए को ही हमने पी एक्स बोला है, लेंथ ओ बी को ही हमने पी वाई बोला हुआ है, और लेंथ ओ सी को ही हमने पी जेड बोला हुआ है। लेंथ ओसी को ही हमने पी जेड बोला हुआ है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? इज इट ओके? अब एक तीन एंगल्स भी मैं डिफाइन करूंगा। एंगल पी ओ ए, एंगल
पीओए को हम कहते हैं, कहेंगे अल्फा। एंगल पीओबी को आई विल कॉल एज एंगल बीटा, एंगल बीटा। एंड एंगल पीओसी आई विल कॉल एज एंगल गामा, गैमा। अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गामा, ये पहले तीन अल्फाबेट्स है ग्रीक लेटर के। तो क्या आपको ये तीनों एंगल डायग्राम में इमेजिन हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा देखिए, तीनों अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल पीओए अलग है, ट्रायंगल पीओबी अलग ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पीओसी अलग ही ट्रायंगल है, और तीनों स्पेस में है, अजीब तरीके से है। तो क्या आपको थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा अपना? तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। हम्म तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स इमेजिन हो रहे है ना? तीनों का हाइपोटेनस भी सेम है, लेकिन तीनों ट्रायंगल्स अलग अलग है। डू यू अग्री? है ना? ट्रायंगल पीओए, ट्रायंगल पीओबी, सब लोग कोशिश कीजिए इमेजिन करने की। ट्रायंगल पीओए देखना आसान है आपको डायग्राम में। ट्रायंगल पीओए, उसका हाइपोटेनस है पीओ, दैट इज ओपी, ओपी उसका हाइपोटेनस है। हम्म और एक एंगल 90 डिग्री है, ए पे फुट परपेंडिकुलर है इसलिए, तो आप वो देख सकते हो वो ट्रायंगल। वैसे ही तिरछा ट्रायंगल पीओबी रहेगा, पीओबी रहेगा जिसमें ओ बी वाई एक्सिस पे है, तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, उसका भी हाइपोटेनस वही है, लेकिन ट्रायंगल अलग है ये, राइट? एंड पीओसी, ट्रायंगल पीओसी वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे 90 डिग्री है इसलिए, लेकिन वो एक अलग ही ट्रायंगल है। तो तीन ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, और तीनों ट्रायंगल में एक एक एंगल की बात कर रहा हूं मैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है ना? अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ अलग भी एंगल हो सकते हैं। तो हम ये अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन फाइंड करेंगे अगले पेज पे। तब आपको समझ आएगा कि ये डायरेक्शन कोसाइन नाम की हेडिंग मैंने क्यों दी है। अभी तक आपको सस्पेंस है कि डायरेक्शन कोसाइन वर्ड का मतलब क्या है। हेडिंग तो दिया है आज का, लेकिन अभी तक उसके मीनिंग तक हम पहुंचे नहीं है। इतना लिख लीजिए, फिर मैं उस मीनिंग पे पहुंचता हूं। यस यस, हाइपोटेनस इज एग्जैक्टली सेम फॉर तीनों ट्रायंगल, दैट इज करेक्ट। क्योंकि हाइपोटेनस ओपी है ना तीनों में, तो हाइपोटेनस लेंथ तीनों ट्रायंगल में सेम ही है। इट्स ट्रू। चलो, सब लोगों का लिखना होने देते हैं। वेल वेट फॉर अ मिनट मोर। यस, आई विल वेट। तो सम ऑफ यू कैन स्टार्ट गेसिंग कि अल्फा बीटा गामा एंगल्स में कोई रिलेशन होगा क्या। आप सोच के देखिए क्या होगा। अगर मैंने आपको दो तीन में से दो एंगल दिए, तो क्या आप तीसरा एंगल गामा फाइंड कर सकते हो क्या? ये सोच के देखिए, क्या लगता है? किसी को लगेगा कि सर अल्फा बीटा गामा की एडिशन 180 डिग्री होगी, किसी को कुछ और लग रहा होगा क्या? जैसा भी आप सोचिए क्या है, थिंक अबाउट इट कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा, ऐसा आपको क्या लग रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट।
चलो, नाउ एवरीबॉडी इज डन इट सीम्स। ठीक है, उस पे स्क्वायर्स चाहिए तेरे फॉर्मूला में, इक्वेशन में। यस, करेक्ट। यस, स्क्वायर्स ऑफ कॉस की एडिशन 1 आएगी, दैट इज द रिलेशन। डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन नहीं आता है कि उनकी सम 180 डिग्री वगैरह, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनने वाला, कि वो एक ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है ना, अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल है, तो उनमें डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। ओके, डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आते हैं हम अब अगले पेज पे। देखो, मैं वापस वो ये वेक्टर निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके, जिसको हमने पी बार वेक्टर बोला था, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था उसका नाम ए पॉइंट था, परपेंडिकुलर जो आपने हमने निकाला था एक्स एक्सिस पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाज ए। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा था, हम उसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, लेट मी कॉल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ। ठीक है, ये एंगल को हमने अल्फा बोला स्टूडेंट्स, राइट, ये एंगल को हमने अल्फा बोला। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? कॉस अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं? कॉस की डेफिनेशन क्या रहती है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस रहती है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कॉस अल्फा स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा क्या रहेगा? वेरी गुड, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी। बहुत अच्छे। अच्छा, ओ ए की लेंथ क्या हमने देख बोली थी स्टूडेंट्स? पी एक्स है करके, पी एक्स लेंथ बोली थी। तो ओ ए को मैं लिख लेता हूँ पी एक्स, और ओपी को मैं लिख लेता हूँ पी बार का ही मैग्नीट्यूड। ओके, पी बार का ही मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर की लेंथ ही हाइपोटेनस है, राइट, उस वेक्टर की लेंथ ही हाइपोटेनस है। तो पी एक्स अपॉन पी बार, ये हुआ कॉस अल्फा, ये हुआ कॉस अल्फा। इज इट ओके स्टूडेंट्स? यहाँ तक ठीक है? नाउ सिमिलरली एक अलग ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल पी बी ओ। अब वो मुझे डायग्राम में दिखाना बहुत मुश्किल है, बट आप इमेजिन कर लो, वाई एक्सिस के साथ रहेगा, तो उसमें एंगल अलग रहेगा, एक अलग एंगल बीटा रहेगा। अब आप इमेजिन कर लो, तो कॉस बीटा को मैं क्या लिखूंगा? इमेजिन करो क्या आता होगा, कॉस बीटा क्या आएगा उसमें, जहां ट्रायंगल पी बी ओ होगा, जो कि हम निकाल नहीं रहे। कॉस बीटा क्या होना चाहिए? ओ बी अपॉन ओपी होना चाहिए। वेरी गुड, ओ बी अपॉन ओपी मतलब भी पी वाई अपॉन पी बार का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, एक और ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल पी सी ओ, ट्रायंगल पी सी ओ देयर विल बी कॉस गामा। हाँ, ये गामा थोड़ा सा स्मॉल आर लेटर जैसा दिखता है, ओके, पंछी उड़ रहा है ऐसा दिखता है नाइसली। पंछी कैसे उड़ते हैं तो कैसे निकालते हैं डायग्राम में, उस तरीके से। यस, कॉस गामा विल बी ओ सी अपॉन ओ पी, ओ सी अपॉन ओ पी मतलब क्या रहेगा? पी जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें से पहला फॉर्मूला देखिए, cos अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर कैन आई राइट पी एक्स का फॉर्मूला? पी एक्स इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार को हम शॉर्ट में पी लिख सकते हैं ना, लेंथ पी, पी इंटू कॉस अल्फा, है ना। वैसे ही दूसरे पर से, दूसरे इक्वेशन कॉस बीटा के फर से मैं पी वाई का फॉर्मूला लिख सकता हूं, पी वाई इज पी इंटू कॉस बीटा, एंड पी जेड इज पी इंटू कॉस गामा, बराबर है, इंटू कॉस गामा। इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ओके, पी जेड कॉस गामा, उसका नाम है गामा, गामा, G A M M A, अल्फा बीटा गामा। ओके,
ये इसको पढ़ते हैं ALPH है अल्फा, दूसरा ग्रीक लेटर को पढ़ते हैं BETA बीटा, और गामा दिस इज GAMMA गामा। ओके, ट्राइंगल नेम इज PCO बेटा। जब पहले दो है उसी तरीके से PAO के बाद PBO है, तो तीसरा विल बी ट्राइंगल PCO। ठीक, चलो। नाउ PZ की वैल्यू मिल गई मुझे P cos अल्फा, PY की वैल्यू मिल गई मुझे दिस, PZ की वैल्यू मुझे मिल गई दिस। ठीक है, इनका रेशो क्या है स्टूडेंट्स, देखो तो, PX इज टू PY इज टू PZ। ये रेशो में लेने जाऊंगा तो तीनों में क्या आंसर आएगा, देखो P तीनों के फॉर्मूला में सेम ही चीज है, तो क्या रेशो ऐसा नहीं आएगा क्या, cos अल्फा इज टू cos बीटा इज टू cos गामा, cos अल्फा इज टू cos बीटा इज टू cos गामा, ये रेशो आ जाएगा स्टूडेंट्स, मानते हो? cos अल्फा इज टू cos बीटा इज टू cos गामा, ये रेशो बन जाएगा, मानते हो? ठीक है, अब आते हैं हम असली पॉइंट पे। ये जो हेडिंग जो दिया था, ये जो हमारा बना है cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा, cos ऑफ गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, क्योंकि वो px py pz इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का रेशो ही आ रहा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है पी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट पी वाई, जेड एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट पी जेड, उनका रेशो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आ रहा है। ये पी एक्स पी वाई पी जेड क्या बताते हैं आपको, वो बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना हिस्सा है, वाई डायरेक्शन में कितना हिस्सा है, जेड डायरेक्शन में कितना हिस्सा है। तो ये तीन वैल्यूज आपको बताती है, ये तीन वैल्यूज आपको बताती है कि तीनों डायरेक्शन में क्या हिस्से हैं। और ये तीनों वैल्यूज कॉस है ना, कॉस, कॉस साइन कॉस टैन वाला कॉस है, इसीलिए इनको नाम है डायरेक्शन बताने वाले कॉस वैल्यूज। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है, इन तीनों वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस गामा की वैल्यू। कोसाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो खुद कॉस है, इसलिए कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा है, इसलिए उन्हें कोसाइंस कहा जाता है। डायरेक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका रेशो आपको तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट का रेशो दे रहा है। तो तीनों डायरेक्शंस के कंपोनेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट हमें इनसे मिल रहे हैं, इसलिए इन तीन कॉस वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। अब थोड़ा हेडिंग क्लियर हो रहा है? ओके, आज जो हमने हेडिंग दिया था डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, लिखिए इतना, फिर अगले पेज पे और कुछ तो भी हम इसमें करेंगे। यस, सो प्लीज एक्सप्लेन रेशो पार्ट अगेन। अच्छा, रेशो का जो पार्ट है बेटा वो इस पर से आया है, जो उसके लेफ्ट में वैल्यूज है ना हमने निकाली फॉर्मूला, उससे आया हुआ है। तो जब कोई तीन नंबर्स का हम रेशो लेंगे, दो से ज्यादा नंबर्स का या कितने भी नंबर्स का, हम दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स का भी रेशो लेंगे, तो अगर उसमें सेम सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगी रेशो में। तो यहाँ पे फॉर्मूला में तुझे दिख रहा है तीनों में P cos अल्फा, P cos बीटा, P cos गामा है, तो PP लेंथ रेशो लेते समय कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इसलिए वो P लिखा नहीं मैंने, सिर्फ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिख दिया, दैट्स इट। चलो,
डन ना? गुड। चलो अगले पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स। Somebody is asking a question. This means that sir, cos beta, cos alpha, cos gamma are together called as direction cosines. Yes, yes, exactly. ये तीनों को मिलके कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपको उस वेक्टर के तीनों दिशाओं के एंगल्स का कॉस है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आती है, इन तीनों को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इसलिए प्लूरल वर्ड है डायरेक्शन कोसाइंस। एक नहीं है, तीन लोग हैं, तीनों को मिलके कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। करेक्ट, तीनों को मिलके कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। परफेक्ट। चलो अब आते हैं अगले पेज पे स्टूडेंट्स। देखो, नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, पहले से पूरा वेक्टर को हमने पहले पेज पे आपको आज लिख दिया था मैंने। पी एक्स आई कैप लिख सकते हैं, प्लस पी वाई जे कैप लिख सकते हैं, प्लस पी जेड के कैप लिख सकते हैं। ये सबको पता है। अभी अभी हमने पी एक्स का कोई फॉर्मूला लिख दिया था, पी एक्स की कुछ वैल्यू बना ली थी ना, पी कॉस अल्फा। वो लिख दे रहा हूं मैं, पी कॉस अल्फा। तो ये हो गया पी कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप। ध्यान से पढ़ समझ लीजिए पहले। फिर पी वाई को लिखेंगे स्टूडेंट्स, पी इंटू कॉस बीटा, पी इंटू कॉस बीटा टाइम्स जे कैप। और फिर पी जेड को लिख देंगे हम, पी कॉस गामा, पी कॉस गामा टाइम्स के कैप, पी कॉस गामा टाइम्स के कैप। ये तीनों हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये सब लिखने के बाद क्या करूं अगली स्टेप, कुछ 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 ध्यान आ रहा है क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में? पी कॉमन ले सकते हैं। करेक्ट, पी कॉमन ले सकते हैं। चलो ले लिया पी कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप प्लस कॉस गामा टाइम्स के कैप। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इस स्टेप तक भी समझ गए। इसके आगे कोई दिमाग में घंटी बज रही है क्या किसी को? कुछ कुछ और सोच आ रही है किसी को? कुछ कुछ और कर सकते हैं क्या अगले स्टेप में? तो बताओ मुझे सोच के। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर है वो? क्यों यूनिट वेक्टर है बताएंगे कोई? क्यों यूनिट वेक्टर है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला हुआ करता था कि कोई भी वेक्टर ये खुद का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन देने वाला यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो ये जो बची हुई पूरा लंबा सा ब्रैकेट है ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पी कैप। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो ना, कि पी बार होता है पी इंटू पी कैप। देयरफॉर अब हमें क्या पता चल गया कि पी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये है, आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? ओके, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। तो मैं लिख लू पी कैप का मॉड होना चाहिए वन। देयरफॉर पी कैप का मॉड होना चाहिए क्या? वन होना चाहिए। यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन मॉड का फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ, आई कैप के बाजू में क्या है? कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस गामा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ का फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का फॉर्मूला। ये मैग्नीट्यूड का आंसर वन आना चाहिए। चलो स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, स्क्वायर कर दिया तो वन का स्क्वायर भी वन आता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। राइट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। ये स्पेशल हमें रिलेशन मिल रहा है।
ठीक है, इसको हम याद करेंगे। ये किसमें का रिलेशन है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, मतलब तीन जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इनमें ये हमेशा रिलेशन ट्रू रहेगा। ठीक है, ये जैसे अपनी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करती थी ना, उसी के जैसा थोड़ा सा है ये, लेकिन तीन डायरेक्शंस के एंगल के है, का है अल्फा बीटा गामा, ये तीन एंगल के कोसाइंस के स्क्वायर के एडिशन 1 आ रही है, ऐसा ये स्पेशल एक रिलेशन बन रहा है। लिख लीजिए, इसको बॉक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए लास्ट वाले रिलेशन को। चलो, लास्ट टू स्टेप्स आर अबाउट टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो जो यूनिट वेक्टर था जिसको मैंने बॉक्स किया है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसा लिया करते थे हम? पाइथागोरस जैसा नहीं, क्या फॉर्मूला वो करता था? अंडर रूट ऑफ आई कैप के बाजू में जो है उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप के बाजू में जो है उसका स्क्वायर, प्लस के कैप के बाजू में जो है उसका स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में लिखेंगे, और वो रहता है मैग्नीट्यूड का आंसर। बस वही लिखा और बाद में स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, तो 1 का स्क्वायर 1 आता। क्लियर है अथर्व? यस। यस, लास्ट स्टेप में स्क्वायरिंग किया, करेक्ट। चलो, डन ना? चलो अगले पेज पे अब मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको इस पर। कैन आई गिव यू सम क्वेश्चन ऑन दिस? चलो, नेक्स्ट पेज पे आप लोग ट्राई करना, अभी फॉर्मूला बन गया है, तो लेट अस हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक छोटी सी डायग्राम दे रहा हूं मैं। एक एंगल 30 डिग्री दिखाया है, एक एंगल मैंने 60 डिग्री दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर का नाम पी बार है। ओके, मैंने आपको पूछा फाइंड एंगल बिटवीन पी बार एंड जेड एक्सिस। फाइंड एंगल बिटवीन पी बार एंड जेड एक्सिस। पी बार का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एंगल मैंने दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ पी बार विथ जेड एक्सिस, ये सवाल है। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ओके,
वेरी गुड स्टूडेंट्स, परफेक्ट आंसर है। सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। आई एग्री विथ ऑल ऑफ यू। हर एक ने कुछ अलग अलग सोचा होगा स्टूडेंट्स। एक सिंपल सोच मैं बताता हूँ पहले, फिर दूसरी मेथड करेंगे। कैसा एक सॉल्यूशन कर सकते, क्या किसी ने मेरे जैसा ऐसा सोचा है जो मैं अभी बता रहा हूँ? बताना मुझे। यहाँ देखो डायग्राम में 30 और 60 मिला के 90 हो रहा है, बिकॉज 30 डिग्री और 60 डिग्री मिला के 90 डिग्री हो रहा है, जो कि खुद एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस है। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री होता है हमेशा। तो 30 60 मिला के 90 उसी एक्स और वाई का एंगल आ रहा है। देयर फोर पी बार वेक्टर, पी बार वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, इज इन एक्स वाई प्लेन। वो एक्स वाई के प्लेन में ही है, कोई हवा में स्पेस में नहीं है। वो वेक्टर एक्स वाई के प्लेन में है। ये बात समझ आ रही है क्या किसी को? ये बात समझ आ रही है? वो एक्स वाई के प्लेन में ही है, कहीं हवा में नहीं है, ऐसा तिरछा नहीं है। तिरछा इन से समझ रहे हो ना? इट इज, इट्स नॉट इन स्पेस एक्चुअली फुल्ली, इट इज इन एक्स वाई प्लेन ही। मतलब ये स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन हो गया। स्कूल में आपको कैसे एक्स और वाई दो ही एक्सिस दिया करते थे और 2D में ही, प्लेन में ही सब चीजें हुआ करती थी, वैसा ही ये वेक्टर प्लेन के अंदर ही है, एक्स वाई के प्लेन में ही है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये बात समझ आ रही है, देयरफॉर क्लियरली, therefore clearly p bar will be perpendicular to z axis ना स्टूडेंट्स, क्योंकि z axis तो x और y को परपेंडिकुलर होता है। तो p bar will be perpendicular to z axis, therefore answer will be 90 degrees। चलो, कुछ लोगों ने कहा कि सर मैंने ऐसा ही किया करके, ठीक है, राइट। फ्यू स्टूडेंट्स डिड इन द सेम वे इमेजिनेशन, ठीक है। और एक अनादर मेथड स्टूडेंट्स, अनादर मेथड, अभी अभी हमने जो सब तरीका देखा था डायरेक्शन कोसाइंस वाला, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे अल्फा इज 30 डिग्री, एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, और बीटा इज गिवन एज 60 डिग्री, ठीक है। और गामा हमें पूछा हुआ है, गामा इज क्वेश्चन मार्क, गामा इज एंगल विद द जेड एक्सिस, तो वो पूछा गया है, ठीक है। ये दूसरी मेथड बता रहा हूं, और करके मैं दूसरी मेथड बता रहा हूं आपको। तो गामा हमें पूछा गया है, बट वी नो द रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। देयर फोर, बताओ स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, उसका स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री इज 1/2, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो पता नहीं हमें, कॉस स्क्वायर गामा तो पता नहीं, इज इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 3/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, कॉस स्क्वायर गामा आ रहा है जीरो, जीरो आ रहा है स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर गामा आ रहा है जीरो। कैसे देखो, चेक करो, दोनों साइड के बाकी नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। 3/4 प्लस 1/4 ही 1 आता है, राइट। तो कॉस स्क्वायर गामा जीरो आ रहा है, मतलब कॉस गामा कितना आ रहा है? कॉस गामा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉस गामा भी जीरो आ रहा है। अच्छा, गामा किसका, गामा कौन, किस चीज का कॉस जीरो आता है? कितने डिग्रीज का? 90 डिग्रीज का। देयरफॉर आ गया अपना गामा 90 डिग्री एज एन आंसर। आ रही बात समझ में बच्चों? इज इट क्लियर? लिख लीजिए, ये दोनों मेथड आपके पास रहने दीजिए। हम्म, हो सकता है अगले सवाल में आपको पहली मेथड काम में नहीं आएगी डायरेक्टली, तो दूसरी मेथड की जरूरत पड़ सकती है। हम्म, चलो, कैन आई गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स?
ठीक है, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, तो मैं बाजू में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. सम स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट सॉल्विंग. नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जगह बना लेता हूँ एंड यहीं पे दे रहा हूँ आप लोगों को. देखो कुछ ऐसी ही डायग्राम निकाल दे रहा हूँ, बट इस बार थोड़ी सी कुछ चीज अजीब होने वाली है. आपको थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा. कुछ तो अजीब लगेगा आपको. सवाल सेम लग रहा है, थोड़ी सी वैल्यूज बदली हुई है. एंगल फाइंड करना है. डिग्रीज में क्या एंगल आएगा आपको मुझे बताना है. ठीक है, इस बार मैं ऑप्शंस भी देने वाला हूं आप लोगों को. ऑप्शंस भी दूंगा. 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज की. फोर्थ ऑप्शन इज क्वेश्चन इज रॉन्ग. डी ऑप्शन इज क्वेश्चन इज रॉन्ग. ठीक है, ये ऐसे मैंने आपको दिए हैं 4 ऑप्शन. सोच समझ के आप जवाब दे सकते हो. मैं लेने वाला हूँ पोल. आपको दे रहा हूँ अभी से पूरा 1 मिनट. ठीक है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई आंसर है स्टूडेंट्स. जिनका कुछ अलग आ रहा होगा तो चेक कीजिए. 120 डिग्री या 30 डिग्री ऐसा किसी का आ रहा है तो आपको अपना आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन दिए उसी में से जवाब है. So poll is going on. We are getting many responses. कुछ ही सेकंड बाकी है स्टूडेंट्स, जल्दी टिक कीजिए, जल्दी टिक कीजिए. Okay, time is over and poll response is on the board. Can you all see the response? Can you see the response? Majority is C option. There, that is 45 डिग्री को majority मिला है. Then next 60 डिग्री को मिला है. Next मिला है question is wrong. और lastly कुछ लोगों ने 90 डिग्री दिया है. Very few students have given 90 degree as the answer. चलो, आंसर क्या करेक्ट है हम सोचते हैं वन आफ्टर द अदर. चलो, मैं बात करूंगा पहले मेरे हिसाब से. चलो 60 डिग्री किसी ने क्या कैसे सोचा ये बात करते हैं. 60 डिग्री कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर देखो पिछले सवाल में ना 30, 60 और 90 ऐसे एंगल्स थे, तो यहाँ पे भी सर 60, 60, 60 ऐसा हो जाना चाहिए इक्विलैटरल के जैसा. टोटल 180 डिग्री आनी चाहिए. ऐसा सोच के कुछ लोगों ने 60 डिग्री किया होगा. तो वो गलत सोच है. ओके, वो सोच गलत है. वो सोच गलत है, क्योंकि तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर ऐसा आपने सोचा तो ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं हुआ करता, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है. ये एक अलग ही तरीके के एंगल्स है. एक सिंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स नहीं है, अलग ही एंगल्स है. इसलिए वो सोच गलत हो जाएगी. अच्छा, क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैंने दिया था. क्यों कुछ लोग सोचते हैं कि सर डायग्राम में ना ये जो 60 60 है ये टोटल 90 होनी चाहिए. 60 60 की टोटल तो 90 आती नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इज रॉन्ग ऐसा आपने सोचा होगा. बट क्या मैंने ऐसा बोला है क्या कि पी बार इज एन एक्स वाई प्लेन? ऐसा बोला है क्या? डिड आई से कि पी बार इज एन एक्स वाई प्लेन?
नहीं बोला है, राइट। पी बार इज एन एक्स वाई प्लेन, ऐसा नहीं बोला हुआ है। दैट मीन्स पी बार कुड बी एनीवेयर, पी बार कुड बी आउटसाइड द प्लेन ऑल्सो। अगर पी बार आउटसाइड द प्लेन है ना बच्चों, तो एंगल कैसे भी रह सकता है ऐसा। ओके, एंगल ऐसा कैसे भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि एंगल तिरछा भी हो। तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये भी बात गलत है। बात ये है कि इस सवाल में पी बार इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, इतना आप बता सकते हो। पी बार इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि 60 और 60 मिला के 90 नहीं हो रहा है। इसका मतलब पी बार ये एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा, कहीं तो तिरछा होगा, ऐसा जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा झुक गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड ही मेथड हमें यूज करनी है। सेकेंड मेथड मतलब कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मूला है जो पिछले पेज पे हमने निकाला है, आज स्टडी किया है, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, चलो आ जाओ मेरे साथ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। लिखो, यहाँ पे अल्फा था 60 डिग्रीज, बीटा भी है 60 डिग्रीज, डायग्राम में दिया हुआ था। कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, उसका स्क्वायर करना है तो हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कर लो कैलकुलेशन, 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो फिर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लीजिए तो हाफ आएगा आपका, तो फिर कॉस गामा आएगा आपका 1/√2 प्लस या -1/√2। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग गामा की दो वैल्यूज पॉसिबल है स्टूडेंट्स। गामा एक तो होगा 45 डिग्रीज, और दो आंसर्स पॉसिबल है, वेरी गुड, 135 डिग्री भी। क्योंकि मैंने ऑप्शन में 135 का ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए आपको सिर्फ 45 वाला सिलेक्ट करना था। बट अदरवाइज आपको दोनों ऑप्शंस अगर होते तो दोनों सही हो सकता है। ओके, ठीक है सर। हाफ कैसे आया साक्षी बेटा, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन 6 स्टैंडर्ड के है वो, अभी मैं 11वीं में बाद में रिपीट थोड़ी करूंगा, तू करके देख ले रफ में। कॉस स्क्वायर गामा हाफ कैसे आया वो कैलकुलेट करके देखना है तुझे, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट बराबर कर, हाफ आ जाएगा वहां पे तुझे। चलो, इज इट क्लियर बच्चों, एवरीवन? This question is a superb question. It's clear to everyone. दो आंसर्स है एक्चुअली, 45 डिग्री और 135 डिग्री, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। गुड, ठीक है। इसका इमेजिनेशन मुश्किल है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर कहाँ रहेगा तिरछा, कैसे 45 डिग्री बना रहा होगा, वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीनों ट्रायंगल अलग अलग प्लेन में आते हैं ना वो वाले। तो ये इमेजिनेशन मुश्किल है, इसीलिए हमने ये मेथड देखी है कि हमने ये इक्वेशन याद करना है। यस, एक और क्वेश्चन मैं इस पे जरूर लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये लिख लिया सबने, दोनों जवाब लिखे गए। करेक्ट, रिस्पेक्टिव एंगल के मतलब एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला और जेड एक्सिस वाला, इस रिस्पेक्टिव एंगल के कॉस पुट करने हैं। परफेक्ट, वही तो फॉर्मूला था, राइट, वही फॉर्मूला था। हम्म। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना स्टूडेंट्स मेरी? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है ना? एक ही स्टूडेंट बार बार बोल रही है तो उसको शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, अभी डायरेक्टली मैं आपको अल्फा की वैल्यू दे रहा हूं और बीटा की वैल्यू दे रहा हूं, और आपको गामा की वैल्यू पूछ रहा हूं, गामा की वैल्यू पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं सभी के आंसर्स तो देख रहा हूं। जब मुझे परफेक्ट आंसर किसी का मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये स्टूडेंट का पहला परफेक्ट सही जवाब। पूरे बैच में कौन मुझे परफेक्ट सही, श्रद्धा कोकरे, वेरी गुड, तेजस्विनी कदम ऑल्सो परफेक्ट, अब सही जवाब आने लगे। द परफेक्ट आंसर्स में दो आंसर्स आएंगे इस बार भी। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहा है कुछ लोग का सॉल्यूशन,
solution will be what? वही मेथड, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma has to be equal to 1 students. ठीक है, ठीक है. नाउ यहाँ cos 90 डिग्री पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर आ रहा है, cos 90 डिग्री यहाँ पे भी तो 0 का स्क्वायर आ रहा है, प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1. देयरफॉर cos स्क्वायर गामा 1 है तो cos गामा की वैल्यू हो सकती है +1 और -1, दोनों हो सकती है. देयरफॉर गामा विल बी इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री. क्या आपको मतलब समझ आ रहा है इसका? 0 डिग्री का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, और 180 डिग्री का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई समझ सकता है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इज अलोंग, इट्स वेक्टर इज अलोंग व्हाट, के कैप. वेरी गुड, जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है. और 180 डिग्री का क्या मतलब है? 180 डिग्री का मतलब है वेक्टर इज अलोंग, अलोंग व्हाट, अलोंग, अबोली ने परफेक्ट जवाब टाइप किया, अबोली ने परफेक्ट जवाब टाइप किया, जेड एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस, मतलब माइनस के कैप के अलोंग हो सकता है, राइट. माइनस के कैप के अलोंग ये वेक्टर हो सकता है. एक तो जेड एक्सिस की दिशा में होगा ये वेक्टर, पॉजिटिव जेड एक्सिस की दिशा में, या तो निगेटिव जेड एक्सिस की, जेड पॉजिटिव एक्सिस की दिशा में होगा, या तो जेड एक्सिस के निगेटिव जेड एक्सिस की दिशा में ये वेक्टर होगा. तभी ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, अल्फा 90 है और बीटा भी 90 है. इन अनदर वर्ड क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है ना? यही सवाल था स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में? घुमा फिरा के सवाल पूछा. तो वैसे बोल सकता हूं मैं कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलावा से परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है. ऐसा वेक्टर तो जेड के अलोंग होगा. ये एक तो पॉजिटिव जेड के अलोंग होगा, या तो निगेटिव जेड के अलोंग होगा. जो पॉजिटिव जेड के अलोंग होगा उसका गामा 0 डिग्री होगा, जो निगेटिव जेड के अलोंग होगा उसका गामा होगा 180 डिग्रीज. आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. चलो एक और सवाल देने वाला हूं मैं, यहाँ पे रोकूंगा नहीं थोड़ी, एक एक सवाल और देने वाला हूं मैं. ठीक है, इस बार सवाल है ऐसा, साइन अल्फा की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 0.7, और साइन बीटा की वैल्यू 0.9. आपको साइन गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन गामा की वैल्यू फाइंड करनी है. ये है अगला सवाल. ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है मैंने अच्छा खासा, तो यू हैव टू थिंक केयरफुली एंड टेल द आंसर. ओके, आई एम गेटिंग सम आंसर्स. चलो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ जवाब मुझे सही आ रहे हैं. सबसे पहले सही जवाब दिया प्रथमेश बरड़ एंड ब्रह्म चैतन्य एंड शर्विल का करेक्टेड आंसर, एंड आकांक्षा काळे एंड एंड नो वन एल्स सो फार. इतने लोगों ने सही जवाब दिया है.
4 लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया है। यस। चलो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी सही जवाब आप लोगों में से आए। अब देखना, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ओके, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक रिलेशन हमें फिक्स्ड पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता है 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता है 1। ये बात पक्की है, ये रिलेशन हमें डायरेक्शन कोसाइंस का पता है। क्या आपको ये भी पता था स्टूडेंट स्कूल लेवल कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज 1? अच्छा, अल्फा ही नहीं, दुनिया का कोई भी एंगल हो, फिर बीटा भी हो तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होता, और साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी 1 होता। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कैसे? इसी फॉर्मूला से, जो राइट साइड में फॉर्मूला में उससे, है ना? वैसे ही लिख देंगे स्टूडेंट्स हम कॉस स्क्वायर बीटा को, क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो रहा है, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो क्या इससे आप मुझे बता सकते हो क्या आंसर आ रहा है आपका? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का क्या आंसर आ रहा है, बता सकते हो? 2 आ रहा है, वेरी गुड, चलो 2 आंसर आ रहा है। बस ये भी फॉर्मूला चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, बना भी सकते हो ऑन द स्पॉट। और अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये यूज करना है, इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस इस क्वेश्चन में और वैल्यू है 0.9 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर गामा आता है 0.7। जिन्होंने कैलकुलेशन केयरफुली किया उनका साइन स्क्वायर गामा आया होगा 0.7। मैंने पूछा साइन गामा क्या आएगा, तो साइन गामा आएगा रूट ऑफ 0.7। यहाँ दो जवाब आएंगे क्या स्टूडेंट्स? नहीं, प्लस माइनस दो जवाब नहीं आएंगे, क्योंकि साइन गामा जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 0 से 180 डिग्री के बीच में का साइन का आंसर कभी निगेटिव नहीं होता, साइन पॉजिटिव ही होता है। कि कॉस निगेटिव बनता है लेकिन साइन निगेटिव नहीं बनता है, तो साइन गामा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, चलो लिख लीजिए। अगला सवाल भी एक और आ रहा है, एक अलग टाइप से, एक थोड़ा अलग हट के अलग टाइप से एंगल आएगा, क्वेश्चन आएगा। पूछू, पूछू सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन आई आस्क? चलो ये मैं मन से बना रहा हूँ, एकदम मन से। आप नेट पे भी ढूंढेंगे कहीं पे भी तो ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, मैं बहुत सारे सवाल मन से ही बना रहा हूँ, लेकिन ये तो स्पेसिफिकली मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा सवाल आपको ढूंढ के भी शायद नहीं मिलेगा। एक इनोवेटिव सवाल मैं बना रहा हूँ। वेक्टर दे रहा हूँ मैं एक, मान लो कुछ तो नाम भी नया देते हैं से, टी बार, कुछ भी ऐसा, टी बार वेक्टर है, टी बार वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, मेक्स एंगल्स, दिस वेक्टर मेक्स एंगल्स, लिखिए क्वेश्चन, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा with x positive, y positive and z positive axis.
रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूं फाइंड करने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, टी बार एक वेक्टर है, आप बोर्ड पे देखिए ना क्वेश्चन। टी बार एक वेक्टर है विच मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा with x positive, y positive and z positive axis respectively। मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल्स होंगे ना स्टूडेंट्स। इतना आसान नहीं है सवाल, इतना आसान सवाल नहीं है स्टूडेंट्स। अजीब सवाल बनाया मैंने, आंसर भी थोड़ा अजीब आने वाला है। ओके, इट्स नॉट सच एन इजी क्वेश्चन। तो मुझे कोई अभी तक सही जवाब नहीं मिल रहे। ध्यान से सोच के करिए। ध्यान से सोच के एकदम। कम से कम अल्फा बीटा गामा में से तीनों में से एक एंगल तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। तीनों एंगल इतने आसान नहीं है निकालना, लेकिन एक एंगल थोड़ा सा आ जाएगा। किसी ने अगर मुझे वो भी दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपने अच्छा काम किया है करके। समृद्धि को नहीं समझ आ रहा है, हाँ ठीक है, रुको, अभी सबको टाइम देते हैं, समझाऊंगा। मैं हूँ, समझाने के लिए हूँ मैं। हिंट, हिंट दू? ओके, हिंट इज hint is that maybe tx is equal to t cos अल्फा, ये हिंट है। चलो, tx is equal to t cos अल्फा, ये साइड में मैंने आपको हिंट दे दी। वेरी गुड, वेरी गुड। दो लोग जवाब के एकदम करीब आए। प्रणव नीलकंठ कदम ने आंसर थोड़ा गलत दिया, बट इज वेरी क्लोज। आर्या माधव तुपे, perfect answer. Gamma in this case will be 135 degrees. Gamma will be 135 degrees in this case. Very good. Very, very good. ठीक है, चलो, आई एम हैप्पी नाउ। क्लास में किसी ने भी अगर परफेक्ट जवाब निकाल लिया, श्रद्धा एंड आकांक्षा ऑल्सो सीम टू हैव गॉट इट लेटर प्रोबेबली। सो कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, हिंट के बाद लेट अस सी। कुछ लोग तो फाइनल आंसर भी शायद ला सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर शायद यूज करना पड़ेगा फाइनल आंसर परफेक्टली लाने के लिए। मेरी परमिशन है आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने की भी। तो क्या कोई मुझे ये आंसर लाके दिखा सकता है? इफ आई अलाउ यू साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आल्सो, कैन समबडी फाइंड आउट द आंसर? चलो, सॉल्यूशन में मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं वेट करूंगा, परफेक्ट आंसर पूरा मैं निकालने दे रहा हूँ। टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो किसी ने निकाला है 50, बोला रूट के अंदर आएगा 50, तो √50। √50 मतलब क्या होता है? 5√2, राइट? 25 दूनी 50, तो 5√2 ये टी आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो इज इट इजी टू फाइंड स्टूडेंट्स कॉस अल्फा? कॉस अल्फा विल बी tx अपॉन टी ना,
टी एक्स अपॉन टी, राइट। तो 3/5√2 ये होगा कॉस अल्फा। कॉस बीटा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? कॉस बीटा होना चाहिए टी वाई अपॉन टी। आज हमने देखा ना डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले में ऐसे बना था सब। वहां मैंने पी एक्स लिया था, यहाँ पे टी वेक्टर का नाम है। नाम बदलने से क्या है, फॉर्मूले का काम थोड़ी चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही काम करेगा जो वो कर रहा था। तो दिस ओके, अबोली इज हैविंग सम आंसर, लेट अस चेक आफ्टर सम टाइम। तो अब इसमें देखो कॉस गामा स्टूडेंट्स इजी हो गया, सिंपल, -1/√2। इस पर से कुछ लोगों ने बिल्कुल गामा निकाल दिया कि सर गामा विल बी एग्जैक्टली 135 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 डिग्री होता 1/√2, तो कॉस की वैल्यू अगर -1/√2 आ रही है दैट मीन्स गामा इज 135 डिग्री। अच्छा, अल्फा आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते डिग्रीज में अभी, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ 3/5√2 ऐसा लिख सकते हो। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5√2 लिख सकते हो। और बीटा को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ 4/5√2, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5√2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेटर यूज करना अलाउ कर रहा हूं, उसके बाद कुछ लोग आंसर्स बता रहे हैं, कुछ लोग आंसर्स बता रहे हैं। आई विल यूज अ कैलकुलेटर एंड टेल यू आंसर विद इन अ मिनट। तब तक और कोई जवाब सही आते हैं तो देखते हैं, मैं इंतजार करूंगा। मेरा अल्फा आ रहा है स्टूडेंट 65 के आसपास। मेरा कैलकुलेटर से अल्फा आ रहा है करीब करीब 65 के आसपास। और बीटा आ रहा है 55 के आसपास। वेरी गुड विक्रम राजन निम्बाड़कर, वेरी क्लोज वैल्यूज, नाइसली इज पुट। मैं अंदाज में लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन में लिख रहा हूँ। तो आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखो, 255 डिग्रीज। बहुत अच्छे, 255 56 चलेगा। तो ये जवाब मुझे सबसे पहले कहाँ मिला था, ये जवाब बहुत सबसे पहले ये ये जवाब ऐसा किसने दिया था, अबोली का ही जवाब, बहुत अच्छा। अबोली, देन वरुण गोडसे, देन प्रतीक पानसरे एंड प्रणव कदम, शर्विल एंड these all students. Yes, very good students, very good, well done. ठीक है, इसमें के तो दो चीजें हैं, वो यूजिंग कैलकुलेटर है, ओके, डोंट वरी। ये चीज बिना कैलकुलेटर को आपसे आना अपेक्षित नहीं है, ये दो चीजें। चलो, अब आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव कॉपीड दिस मच, आई होप यू हैव कॉपीड दिस मच। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन।
उसमें अलग अलग सब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। फाइंड अल्फा बीटा गामा, ये सवाल है। ओके, आपको वेक्टर दूंगा मैं, और आप फिलअप करोगे टेबल में अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। अल्फा की, बीटा की और गामा की वैल्यू। पहला सवाल, वेक्टर इज 8 आई कैप। दूसरा सवाल, वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप। तीसरा सवाल, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेरी गुड स्टूडेंट्स, पहले का जवाब बिल्कुल परफेक्ट जवाब मिल रहा है मुझे। जितने भी स्टूडेंट्स ने टाइप किया है बिल्कुल सही जवाब, 0 डिग्रीज। द परफेक्ट जवाब मैं किसका बोलूंगा पता है क्या? नहीं, किसी ने डिग्री लिखा नहीं है तो मेरे हिसाब से द परफेक्ट इन दैट सेंस, बट सब लोग समझ गए कि डिग्री में ही बता रहे करके, ठीक है। 0 डिग्री, यस, ज्ञानेश्वरी काटे, वेल टाइप्ड, वेरी गुड, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, राइट। व्हाट द फर्स्ट वन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, सेकेंड का जवाब आई एम एक्सपेक्टिंग। सेकेंड का जवाब, सेकेंड का जवाब, ओके, कुछ जवाब आ रहे हैं। ओके, लेट अस सी, सेकेंड के जवाब भी कुछ कुछ आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। बहुत सारे जवाब सही है इसमें से, बहुत सारे जवाब सही है। 45 डिग्रीज, 135 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तीसरा कुछ लोगों ने गलत कर दिया घाई में, उसमें कॉस गामा 0 आ रहा है, तो गामा 90 डिग्रीज आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज सेकेंड वाला करेक्ट। ठीक है, सेकेंड वाला भी ये करेक्ट है। तीसरा आंसर अब थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद, देखते हैं कुछ कोई लोग ला पाते हैं क्या। आई विल वेट फॉर द आंसर्स। आई विल वेट फॉर द आंसर। ओके, ओके, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। बहुत लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, बहुत लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। तीनों एंगल्स इक्वल इक्वल आएंगे, ये तो सबको समझ में आ रहा है। तीनों एंगल्स इक्वल इक्वल आएंगे, ये सबको समझ में आ रहा है, राइट। तीनों एंगल सेम आएंगे, ये सबको समझ आ रहा है। और वो एंगल है कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस इनवर्स 1/√3। सबसे पहले परफेक्ट जवाब दिया था अबोली ने, एंड देन प्रतीक ने, एंड आर्या, एंड अर्पित ने भी अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटर पर से करके वो वैल्यू बताई थी, करीब करीब सही से। चलो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कॉस इनवर्स 1/√3, ये एंगल आएगा तीनों, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, विच यू कैन चेक with calculator. Its approximate answer is 54.9
7 डिग्रीज में बोल सकता हूँ, 54.7 डिग्री। ये याद नहीं रखना है हमें, ऐसे तो दुनिया में हर सवाल में नए नए आंसर्स आते आएंगे, तो याद थोड़ी रखेंगे ना। बट अप्रोक्सीमेटली 54.7 डिग्रीज ये हर एंगल आ रहा है। चलो, बहुत खूब। किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है स्टूडेंट्स? नहीं शायद ना, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे है, और फाइंड करना है उस हिसाब से। ठीक है। कोई फर्स्ट पूछ रहा है, कोई थर्ड पूछ रहा है। फर्स्ट में बच्चों, फर्स्ट देखो, मैं एक बताता हूँ, कोई भी तीनों सवाल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, एक कोई भी बता दो। चलो फर्स्ट ही पूछ रहे हो आप, तो फर्स्ट में एक ही ट्रिक है स्टूडेंट्स, छोटी सी, कि वेक्टर इज व्हाट, 8 i कैप प्लस जे कुछ है नहीं मतलब 0 j कैप है बच्चों, और के कुछ है नहीं मतलब 0 k कैप है। समझ गए? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पी क्या आएगा? पी आएगा √8² प्लस 0² प्लस 0² तो 8 ही आएगा। और ये है पी एक्स की वैल्यू, ये है पी वाई की वैल्यू, ये है पी जेड की वैल्यू। तो पी एक्स पी वाई पी जेड को पी से डिवाइड कर दो, तो आपका कॉस अल्फा आ रहा है 1, आपका कॉस बीटा आ रहा है 0, आपका कॉस गामा आ रहा है 0। तो कॉस अल्फा पर से अल्फा निकल जाता है आपका, कॉस बीटा पर से आपको बीटा पता चल जाता है, कॉस गामा पर से गामा पता चल जाता है। हो गई बात। यही तीनों में क्वेश्चंस में लगाना है, यही मेथड लगाना है, यही फॉर्मूले हमने आज पढ़े हैं। सो दैट्स व्हाट यू अप्लाई इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। थर्ड ऐसा ही है बेटा, सेम टू सेम जैसा अभी किया, एग्जैक्टली सेम टू सेम, इससे ज्यादा आसान है। तो मुझे शर्म आ रही है रिपीट करने को अभी। मैग्नीट्यूड सिर्फ √3 आ रहा है, इसलिए उसमें रूट की टर्म आ रही है, दैट्स इट। चलो, क्लियर टू ऑल? फर्स्ट क्लियर है तो उसको सेकेंड और थर्ड भी क्लियर है ऑटोमेटिकली। चलो, ग्रेट। नाउ वी हैव सम टाइम। Does anybody have any doubt, students? Anything on anything which you solved? सैटरडे संडे में आपने कुछ सॉल्व किया है किसी बुकलेट से या किसी और बुक से, कुछ आपको पूछना है, ऐसा कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछिए, या तो 10 मिनट के लिए मैं कुछ और छोटा सा कुछ पढ़ाऊंगा या क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन ही लू? चलो ठीक है। अच्छा, मेडिकल बुकलेट का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मेडिकल बुकलेट का प्रीवियस ईयर एग्जाम एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में ले रहा हूं। ओके, शुड आई डिस्प्ले इट ऑन द बोर्ड? आई थिंक आई शुड बी एबल टू डिस्प्ले इट ऑन द बोर्ड। Have this screen, let's have the snip tool। 18वां क्वेश्चन, this one, this is the question on the board। A unit radial vector makes angle alpha equal to 30 degree with x-axis, beta is equal to 60 degree with y-axis, gamma is equal to 90 degree with z-axis, then the vector can be written as। ये सवाल है। लेट अस सी, पीछे आपको देखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक द आंसर, सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इट। मैं 1 मिनट का एबीसीडी पोल ले रहा हूँ अपना अपना आंसर चेक करने के लिए, कोई आपको कॉपी करके कोई फायदा नहीं होने वाला। सो हैव योर ओन आंसर। अगर आप निकाल पा रहे हो 1 मिनट में तो आंसर बताइएगा, अगर आप निकाल पा रहे हो तो आंसर बताइएगा। पीछे का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, पीछे आंसर सही हो गलत हो वो बाद में की बात है, यू शुड बी एबल टू फाइंड द आंसर।
So poll is already on. Let us see how many are getting the answer correct. Let me see. Cos 30 sin 60. चलो आंसर बी ऑप्शन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने लिखा है परफेक्ट जवाब स्टूडेंट्स। सी वाले फंस गए, थोड़ा सा फंस गए आप लोग, आपने कॉस की वैल्यूज वगैरह ध्यान से नहीं देखी। व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज स्टूडेंट्स? आज हमने पी कैप किया एक क्वेश्चन में। डिड वी डू पी कैप इन वन क्वेश्चन? पी कैप वाज कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अल्फा बीटा गामा सवाल में छाप के दिए, क्लियर क्लियर क्लियर। तो कॉस 30 डिग्री होता है स्टूडेंट्स √3/2, कॉस 60 डिग्री होता 1/2 और कॉस 90 डिग्री होता 0, तो 0 के कैप नहीं आना चाहिए, तो 0 के कैप वाला आंसर आएगा। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव गिवन द परफेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पी कैप के बदले आर कैप नोटेशन यूज किया उन्होंने। ठीक है, जो भी है ना, हर अलग अलग क्वेश्चन में वो नोटेशन तो बदल सकते हैं उनकी मर्जी से। तो क्वेश्चन बनाने वाला जैसे बनाए, हमें कंसेप्ट समझा है, हम तो सॉल्व करके रहेंगे फिर। चलो, और अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ब्रेन टीजर एक्सरसाइज में आ रहा हूं। ब्रेन टीजर में मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि आज जो हमने किया है उस बेसिस पे कोई क्वेश्चन है क्या। Ninth question, really? Is it so? Yes, yes. Eighth and ninth. Very good. Thank you. Eighth and ninth question. Look at the board, students. Eighth and ninth question. Very nice questions. Eighth का जल्दी बता दो। एट्थ का जल्दी बता दो आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड ना, ब्रैकेट में टाइप करेंगे। जूम, यू वांट मी टू जूम द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन। एट्थ का जवाब थर्ड ऑप्शन, दैट इज 2 इज द। आज कर लिया हमने ना एक सवाल में, वी ऑलरेडी डिड इट राइट। तो 8 सवाल हमारा हो गया। याद करते हम कॉस स्क्वायर की एडिशन 1 होती, लेकिन उसी से साइन स्क्वायर की एडिशन प्रूव हो जाती थी कि 2 आ रहा है करके। सो दिस वी हैव डन ऑलरेडी। चलो, नाइन्थ क्वेश्चन का जवाब ध्यान से बताइएगा, केयरफुली, एकदम केयरफुली, एकदम केयरफुली। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन ब्रैकेट्स में टाइप करो, जैसे छपा है सवाल में वैसे ब्रैकेट्स में टाइप करो आप बच्चों। ब्रैकेट लगा के टाइप करो तो मुझे समझ आएगा आप सही जवाब दे रहे हो कि नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर इसका भी। कैसे? इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो, ये पी एक्स की वैल्यू 1 है, पी वाई की वैल्यू भी 1 है, और पी जेड की वैल्यू √2 है। पी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे √1² प्लस 1² प्लस √2 का स्क्वायर। तो पी का आंसर आ रहा है 2। ओके, तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा 1/2, है ना। पी एक्स अपॉन पी करके ये आएगा आपका कॉस अल्फा एज 1/2, कॉस बीटा भी 1/2,
और कॉस गामा आपका आएगा √2/2 स्टूडेंट्स, √2/2। √2/2 को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2/2 को ही रैशनल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/√2 आता है, इसलिए दैट इज द परफेक्ट आंसर। चलो टाइम है अपने पास, एक और सवाल ले रहा हूं मैं, 44th क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं। 44th क्वेश्चन नंबर लेके आज की चीज को रोकेंगे हम। 44 क्वेश्चन नंबर ब्रेन टीजर का। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका जवाब क्या आता है, कितने लोग का आता है, मैं 1 मिनट दूंगा आपको अभी से। पोल पे टाइप कर दीजिए स्टूडेंट्स, पोल पे लिख दीजिए, पोल मैंने ऑन किया है। चलो बहुत है सब, जिनको नहीं आ रहा है समझ में सवाल, देखिए बोर्ड पे भी, क्या आपको इनडायरेक्टली ऐसा ही बोल रहे हैं कि ए बार प्लस बी बार क्या है करके, उसमें से ए बार की वैल्यू गिवन है, तो क्या नहीं आप वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बार की वैल्यू गिवन है, जस्ट डायरेक्टली ए बार की वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है, चीजें शिफ्ट कीजिए, तो यू आर गेटिंग द आंसर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। चलो चैट बॉक्स पे देखिए, चैट बॉक्स पे देखिए, अभी जो स्टूडेंट ने टाइप किया है वो आपको सही लग रहा है क्या स्टूडेंट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? जो अभी एक स्टूडेंट ने लिखा है चैट बॉक्स, टेस्ट कमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, जो फॉल्स है। करेक्ट, क्यों फॉल्स है? वो लिखे जा रहा है मैग्नीट्यूड, भाई वो तो वेक्टर्स है ना, तो उसने उसका सही ऐसा होता स्टूडेंट्स, उसने लिखा हुआ सही चीज ये होती, डू यू अग्री? मैंने जो लिखा वो सही चीज, ट्रू चीज मैंने लिखी बोर्ड पे, डू यू अग्री? ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओके, मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। लेकिन वो मैग्नीट्यूड के तरीके से जाने की जरूरत ही नहीं है, जब सीधा बोला है इस यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें पूरा वेक्टर ही पता है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन भी पता है, तो पूरा वेक्टर ही आई कैप ही पता है, तो सीधा लिख लेंगे ना आई कैप स्टूडेंट्स, और उससे सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अच्छा, आ, एक सवाल आया था यूनिट्स डायमेंशन का, है आई थिंक वो, चलो ठीक है, आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है इसलिए आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं लेने को तैयार हूं अभी। लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन क्या है, इफ द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज वैलिड, इज वैलिड, देखो कौन सा नहीं वैलिड है आपको पता है पहले तो, ठीक है। जब अगर अलग डायमेंशन है तो कैन यू ऐड डिफरेंट डायमेंशन? नो। कैन यू सब्ट्रैक्ट डिफरेंट डायमेंशन स्टूडेंट्स? नो, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड आप नहीं कर सकते। वेरी गुड, डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा क्यों सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है, सेकेंड ऑप्शन में भी तो डिवाइड किया है ना। हाँ तो सेकेंड ऑप्शन में भी ए को और बी को डिवाइड किया है, बट ए एंड बी के डायमेंशन डिफरेंट है, तो क्या ए डिवाइडेड भी डायमेंशन लेस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ए डिवाइडेड बी का डायमेंशन लेस नहीं आएगा, लेकिन ई टू दी पावर है, तो हमने रूल देखा है, याद आ रहा है बच्चों, वी हैव सीन रूल की लॉगरिथम में सब डायमेंशन लेस होना चाहिए, एंगल डायमेंशन लेस होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री डायमेंशन लेस होना चाहिए, और पावर के अंदर भी जो आता है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो क्या ये चीज डायमेंशन लेस है अभी पावर में, ए बाय बी डायमेंशन लेस होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए वो जवाब भी गलत है, भी
गलत है। पावर डायमेंशनलेस होनी चाहिए, लेकिन इस बार नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स। चलो, अब प्रोजेक्शन कंपोनेंट, ये रिजोल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा हमारा है, दैट वी विल सी टुमारो। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय। यस।